अस्सलाम वालेकुम, खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 23 जनवरी की कॉल लेकर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्राइडे को जो हमारा सेशन गुजरा है उस पर बात कर लेते हैं। वैसे तो जो ये हफ़्ता गुजरा है ये पूरा हफ़्ता ही बड़ा दर्दनाक और खून आलूद था बुल्स के लिए, बहुत शदीद तौर पे। अगर आपने पिछली 3 कॉलें पढ़ी होंगी तो उसमें मैंने ख़ास तौर पे इस बात का जिक्र किया कि कोई ख़ास सीरियस एफर्ट्स मुझे बुल्स की इस वक्त महसूस नहीं होती। ये प्रेशर शायद जारी रहे, और अगर इस प्रेशर को रोकना और तोड़ना है जो मंगल के सेशन के बाद वर्स्ट सिचुएशन पैदा हो गई थी, तो मार्केट को 39,031 के ऊपर आके रोकना होगा, सस्टेन करना होगा। तब हम समझते हैं कि शायद ये रुकेगा, वरना तो ये मुमकिन नहीं है। और फिर हमने देखा कि जो पिछले 3 सेशन थे, यानी कि बुध, जुमेरात और जुमा, तीनों दिन मार्केट की एफर्ट भी हुई, बल्कि बुध को तो बड़ी अच्छी एफर्ट थी और फिर जुमेरात जुमे को भी कुछ कोशिशें की गई, मगर वो जो 39,031 का जो लेवल था वो एक मुश्किल बन गया। वो उसको नहीं पार कर सका, ना उसके ऊपर रुक सका। और हम ये वाज़े तौर पे बार बार समझा रहे थे कि अगर इसके नीचे नीचे मार्केट रहती है तो करो शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ करो, आप बहुत खुल के शॉर्ट करो। और फिर हम अगर देखते हैं जुमे को, फिर जो कुछ हुआ आपके सामने है कि मार्केट खुली 38,982 का उसने हाई बनाया, यानी कि 39,000 भी नहीं जा सकी, और उसके बाद वो नीचे गिरना शुरू हो गई। और जब उसने और जुमे की कॉल में 38,692 को अहम ट्रिगर करार दिया था एग्रीवेशन का, कि एग्रीवेट करेंगे बियर्स, तो उसके बाद फिर हमने प्रेशर देखा और मार्केट ओवरऑल तो वैसे 400 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुई है, मगर आप अगर लो से हिसाब लगाएं तो तकरीबन 550 पॉइंट बन जाते हैं मार्केट के, कमो बेश 550 या शायद उससे थोड़े ज़्यादा। तो मिड डे कॉल में जो नमाज से पहले दी गई उसमें ये बात बता दी गई थी, क्योंकि नमाज से पहले इंडेक्स जो है 38,600 के अराउंड तो पहुंच ही चुका था। तो मैंने ख़ास तौर पे जो नमाज से पहले जो कॉल थी उसमें ये बात बता दी थी कि मार्केट में कोई ऐसी पोजीशन नज़र नहीं आ रही कि वो जो है रुक सके। नमाज के बाद मार्केट नीचे की जानिब जाती हुई नज़र आएगी। अच्छा जनाब, उसके बाद अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें तो जुमे को वॉल्यूम भी बहुत कम थे। अब मार्केट इतना गिरने के बाद भी वॉल्यूम इतने बेहतर नहीं थे जितने होने चाहिए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक ये भी बात रही कि वॉल्यूम थोड़े से कम रहे जुमे को। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे जो ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक, 16 जनवरी से 20 जनवरी का हफ्ता कैसा गुजरा। इसमें जो पहली स्लाइड है इसमें हमेशा मैं आपको पिछले मंडे की कॉल दिखाता हूँ, जो पिछला पीर गुजरा है जिस जहाँ हफ्ता शुरू होता है वो मैंने आपको कॉल दिखाई है। तो इसमें तो और कोई बात नहीं, उसी कॉल को सिर्फ मैंने यहाँ पोस्ट कर दिया है। अब जो दूसरी हमारी स्लाइड है ग्लिम्स ऑफ द लास्ट वीक की, ये बहुत अहम है क्योंकि इसमें तमाम चीज़ों को आपके सामने लाया जाता है। दाएं जाने पर अगर आप देखेंगे तो आपको फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो के नंबर मिलते हैं 2012 से लेके अब तक के, और उसके बाद अगर आप बीच में देखेंगे तो आपको एक चार्ट नज़र आ रहा है जिसमें वीकली चार्ट और डेली चार्ट दिखाया जा रहा है। वीकली चार्ट में पोजीशन काफ़ी मंदी की है, आप देख सकते हैं कि अलोन दिस वीक हैज़ लॉस्ट 1893 पॉइंट्स। सिर्फ इस वीक में 1893 यानी कि 1900 पॉइंट का मार्केट नुकसान कर चुकी है, जो कि 4.70% बनता है, 4.7% बनता है। अच्छा खासा नुकसान है सिर्फ एक वीक में। और उस चार्ट के अंदर एक और बॉक्स है छोटा सा जिसमें डेली कैंडल्स दिखाई गई हैं, और इसमें अगर आप देखें तो पीर और मंगल की जो कैंडल्स हैं वो इंतहाई तबाहकुन थी, ख़ास तौर पे मंगल की। उसके बाद बुध और जुमेरात को कुछ एफर्ट्स नज़र आई हैं, और फिर जुमे को एक बार फिर मार्केट नीचे चली गई है। और यहाँ पर फॉरेन फंड्स की पोजीशन भी दिखाई जा रही है कि इस वीक में फॉरेन फंड्स की कोई इन्फ्लोज ख़ास नहीं है, और ओवरऑल $1,287 की उनकी नेट इन्फ्लोज हैं। लोकल फंड्स की और लोकल फंड्स की सेलिंग है। अच्छा, इस हवाले से मैं बात करूं, इत्तेफाक से
पिछले दिनों फंड्स के फिगर्स देखने का मुझे मौका मिल रहा था, तो मैं देख रहा था कि पिछले 2-3 महीनों में पाकिस्तानी फंड्स जो है उन्होंने दबा के माल बेचा है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि इस लेवल पे भी फंड्स माल किस तरह बेच रहा है और कंटिन्यू बेचे जा रहा है। अगर मैं आप लोगों के लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि जो बहुत सारे फंड्स को मैंने देखा कि वो माल बेच रहे हैं। अच्छा, तो खैर बहरहाल ये फॉरेन फंड्स की पोजीशन है। 96 लाख डॉलर का इन्होंने माल बेचा इस हफ्ते। लोकल इन्वेस्टर ने 30 लाख का माल बेचा ख़रीदा है। लोकल इन्वेस्टर्स तो इनफ्लोस कर रहे हैं। और अगर मैं मंथ की फिगर पे जाऊं इस महीने की, तो फॉरेन फंड्स के इनफ्लोज हैं। लोकल फंड्स की ज़बरदस्त सेलिंग है। 1 करोड़ 73 लाख और 1 करोड़ 73 लाख की सेलिंग है। और लोकल इन्वेस्टर की 93 लाख की बाइंग है। ये डॉलर्स में है। तो ये तो ओवरऑल पोजीशन है। अब हम जो पहले आपने स्लाइड देखी थी उसकी रोशनी में और जिस तरह वीक गुजरा है उन तमाम चीज़ों को कंक्लूड करते हैं। तो अगर मैं लास्ट वीक की कॉल को देखूं तो उसमें वाज़े तौर पे ये बताया गया था कि अलर्ट कर दिया गया था आपको प्रेशर के बारे में। अगर मैं इसको दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना चाहूँ कि मैंने आपको डराने की कोशिश की थी कि मार्केट में थ्रेट किया था आपको मैंने। और फिर वो सेलिंग प्रेशर मैंने बताया था 40,377 के नीचे। अगर मार्केट 40,377 के नीचे ट्रेड करती है तो मार्केट में ये प्रेशर रहेगा। और फिर इंडेक्स का अगर आपके सामने ये जो स्लाइड है ग्लिम्स की, इसमें देखें तो वीकली हाई बता रहा है 40,356, यानी कि हम 377 के ऊपर जा ही नहीं सके क्योंकि मंडे से ही गिरावट शुरू हो गई थी। तो लिहाजा उसके बाद पिछले मंडे की कॉल में मज़ीद ये कहा गया कि अगर 40,148 118 इस एरिया के नीचे ट्रेड होगी तो बियर्स एग्रीवेट होंगे। तो जनाब यकीनन एग्रीवेट हुए। मार्केट न सिर्फ 40,377 के ऊपर नहीं ट्रेड हो सकी, उसके बाद जब 40,118 को तोड़ा तो फिर उसके बाद आपने देख लिया मार्केट 38,000 की तरफ आ गई। और मेरे ख्याल में उस दिन 1300 पॉइंट या 1400 पॉइंट मार्केट ने लूज़ किए थे। तो उसके बाद फिर जो निचली सपोर्ट्स थी उनको ज़बरदस्त तरीके से वायलेट किया इंडेक्स ने, मतलब उखाड़ के फेंक दिया और फिर मार्केट नीचे चलती चली गई। और मैं समझता हूँ कि जो ये लेवल थे ये बहुत बेहतरीन जगह थी अगर इस अलर्ट को समझा गया और अगर एग्जिट प्लान की गई। अच्छा जनाब, बहरहाल तो उसके बाद फिर हमने देखा कि ट्यूसडे को मेजर एंड लगा, 1350 के करीब पॉइंट हमने लूज़ किए और फिर मार्केट नीचे चली गई और 1893 पॉइंट नीचे मार्केट बंद हुई। अच्छा, अब देखना इसमें यह है कि बावजूद इसके कि मार्केट गिर रही थी, वॉल्यूम कोई सिर्फ एक आध दिन पैनिक जो ट्यूसडे को पैनिक सेलिंग देखी गई, अदरवाइज देखा जाए तो कोई पैनिक नहीं देखा गया। यानी कि जुमे की भी अगर मैं बात करूं, जुमे को मार्केट 550 पॉइंट नीचे आके लो बनाती है तो भी पैनिक सेलिंग नहीं थी। टोटल जुमे के दिन में 5 करोड़ का वॉल्यूम था। और अगर मैं बुध और जुमेरात की भी बात करूं तो वहाँ भी वॉल्यूम कम था, बल्कि मैंने ये देखा कि जुमेरात को मेरे ख्याल में या बुध को आखिरी 15 मिनट आधे घंटे के अंदर 1.5-2 करोड़ का वॉल्यूम बन गया। तो ओवरऑल वॉल्यूम की डिस्ट्रीब्यूशन भी एज पर दी प्रेशर नहीं थी, वरना मार्केट चाहे ऊपर की तरफ जा रही हो या नीचे की तरफ जा रही हो, जब इतना ज़्यादा प्रेशर के साथ मार्केट चलती है तो उसमें वॉल्यूम्स में खातिर ख्वाह इजाफा होता है, जो कि नहीं देखा गया। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। अब सवाल ये है कि ये मामलात हैं क्या, क्योंकि ये जो मौजूदा सूरत हाल हो गए, 1900 पॉइंट मार्केट गिर गई, उससे पहले भी गिरती रही, मंदी का रुझान इतना ज़बरदस्त जो मार्केट में, उसकी रीज़न क्या है? तो उसकी कोई एक रीज़न तो नहीं है। मैं किसी एक वजह को क्रेडिट नहीं करूँगा इस बात की, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जिसकी वजह से मार्केट गिर रही है। और जो मुल्क की और हमारे स्टॉक मार्केट की बिगड़ती हुई जो सूरत हाल है उसकी ज़िम्मेदारी किसी एक बात पे आयद नहीं होती। इसके बहुत सारी रीज़न्स हैं। हम एक रीज़न तो बहुत डिस्कस करते हैं कि डॉलर पैरिटी का मसला है। डॉलर बैंक कहता है 230 रुपए का, मार्केट में मिलता है 260 का। एलसी खोल ले जाओ तो एलसी का मसला हल नहीं होता, लोगों के माल पोर्ट पे फंसे हुए, ये मसले तो अपनी जगह पे हैं। उसके बाद भी जो सब में बड़ा मसला है वो ये कि हमें रिजर्व्स को बढ़ाना है, उसके लिए पैसे मांगते फिर रहे।
पैसे मांग रहे हैं तो अल्लाह माफ़ करे, अब तो हमें बड़े कोरे जवाब मिल रहे हैं और गलत भी नहीं मिल रहे, सही जवाब मिल रहे हैं। सऊदी अरब ने जिस तरह कहा कि भाई तुम मामलात को दुरुस्त करो, ये हमारा टैक्स पेयर का पैसा है, हम तुम्हें ज़रूर देंगे, मगर तुम भी तो कुछ अपने हालात दुरुस्त करो, अपनी मामलात, अपनी अय्याशियों को तो कम करो। तो ये तो दुरुस्त बात है। आप अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात सुनेंगे, कभी तकरीर सुनेंगे, तो जब भी वो अमेरिकी इमदाद की बात करता है तो साथ में ये जुमला ज़रूर जोड़ता है कि ये अमेरिकी टैक्स पेयर की पैसे हैं, यानी कि याद दहानी कराता है अपने आप को भी और दुनिया को भी कि ये टैक्स पेयर मनी है। पाकिस्तान वो एक ऐसा मुल्क है जिसमें टैक्स पेयर की कोई इज्जत नहीं है, शहरी की कोई इज्जत नहीं है। हमारे पैसों से अय्याशियाँ की जाती हैं, 74 लोगों की काबीना भी बनती है, धड़ाधड़ दौरे होते हैं और कोई काम की बात नहीं होती। अब IMF कौन सी गलत बात कर रहा है? IMF कह रहा है कि मामलात को सीधा करो ताकि हमें नज़र आए कि तुम खड़े हो गए, तुम पैसे वापस कर सकोगे। ये तो कोई भी लेंडर करेगा। मैं और आप भी किसी को अगर उधार देंगे तो पहले चेक करेंगे भाई वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, और फिर अगर खुदा ना ख्वास्ता अगर हम किसी को भीख भी देते हैं और हम अगर देखते हैं कि वो नशा कर रहा है तो हम अवॉइड करते हैं कि यार पैसे मिलेंगे तो ये खाना तो खाएगा नहीं, नशा करेगा। पाकिस्तान की हालत बिल्कुल उस नशई जैसी हो चुकी है कि हम कहीं पैसे मांगने के लिए जाते हैं तो वो हमें देखता है, कहता है नहीं यार ये पैसे ज़ाय करेगा, यही करेगा, मत दो इसको पैसे। अभी सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर का बयान बिल्कुल मुझे उस मिसाल की याद दिला रहा है जब हम किसी नशई को भीख नहीं देते ये सोच के कि ये ज़ाय कर देगा। वो भी यही समझ रहे हैं कि अगर इनको पैसे दिए जाएं तो ये फिर अपनी अय्याशियों में उड़ा देंगे, अवाम को नहीं मिलेंगे, सैलाब मुतासरीन को नहीं मिलेंगे। और ये हकीकत है। सर्दियाँ आ गई और मैं अपनी वीडियोज़ में बहुत पहले से ये शोर करता रहा हूँ कि शदीद सर्दी होगी तो सैलाब मुतासरीन के लिए क्या किया जा रहा है? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ अपनी हुकूमत। पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि मीडिया और अदालतें ये दो ही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। सुबह से शाम तक मीडिया चीखता रहता है और सुबह से शाम तक अदालतें धड़ाधड़ केस लेती रहती है, वो केस जिसका असर आम आदमी पे नहीं होता। असेंबली अगर तहलील होती है या जुड़ती है टूटती है आम आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर अदालत के लिए वो सब में अहम केस होता है। अदालत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर किसी शहर में आटा महंगा कोई बेच रहा है, अदालत के कान पे जू नहीं रेंगती। हम अदालत आलिया कहते हैं इसको, और हम पे बड़े हमें डर लगता है उसके बारे में बात करते हुए कि तौहीन अदालत ना हो जाए, मगर बाइस शर्म है ये बात कि अदालत को छोटे छोटे केसेस जो सियासतदानों के मतलब पॉपुलर केसेस के लिए जुडिशरी एक्टिव है, और जो पब्लिक केस है, पब्लिक मनी है, उसके लिए जुडिशरी की कान पे जू भी नहीं रेंगती। और अगर कई ऐसे फैसले हैं, मैं बीइंग अ सिटीजन ऑफ कराची जानता हूँ, कई ऐसे फैसले जो जुडिशरी देती भी है तो वो ये तक नहीं चेक कर सकती कि वो इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं हुआ। खैर बहरहाल वी आर गोइंग आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, फॉरगेट इट। ये मसाइल ऐसे ही रहेंगे। पाकिस्तान में बहुत सारे मसले हैं जो इकॉनमी को दरपेश हैं, चाहे वो डॉलर के हवाले से हों। बेशक बड़ी हमको प्लेजेस मिली थी जनेवा में, मगर उसके बाद फिर IMF का जो रद्द-ए-अमल है वो वाज़े कर रहा है कि मामलात अभी हल नहीं हुए, हमको अपना घर दुरुस्त करना पड़ेगा। और अपना घर दुरुस्त करने के हालात मुझे नज़र नहीं आते। 2023 में पहले ही कह चुका हूँ कि ये इलेक्शन का साल हो सकता है। इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, मगर इलेक्शन का शोर हो सकता है। इलेक्शन की बातें होंगी, खेलेंगे लोग कि ये इलेक्शन हो रहा है, फलानी डेट। इसमें हमारा नुकसान होगा, इकॉनमी का नुकसान होगा, स्टॉक मार्केट का नुकसान होगा। तो आपको सोचना है, आपको समझना है कि ऐसी सूरत में आप क्या कर सकते हैं। मैं आपको बड़ा सिंपल मशवरा बार बार दे रहा हूँ, ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म गेन के लिए स्टॉक मार्केट से अभी उम्मीदें मत रखें। अगर स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं डुबोने तो स्टॉक मार्केट में इस वक्त सिलेक्टिव बाइंग मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। चाहे पूरा 2023 आप बाइंग में रहें, थोड़ा थोड़ा करके 100 शेयर करके बाय करें। अगर मार्केट गिर रही है कोई बात नहीं, सिलेक्टिव स्टॉक लेके आराम से बाइंग करें। ये सोच लें कि मुझे अभी गेन नहीं चाहिए, 2023 में गेन ही नहीं चाहिए। अगर इतना आप में वो है बर्दाश्त कि आप 2023 को बर्दाश्त कर सकते हैं तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा गेन है इस मार्केट में। आप जमा कीजिए और मार्केट में ज़बरदस्त गेन हासिल कीजिए। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं आज ख़रीदूंगा, कल मुझे 30% मिलेगा,
परसों 50% मिलेगा तो आप पैसे डुबो देंगे। इस वक्त जो इंडेक्स, मार्केट, इकोनॉमी, इसकी सूरत हाल है, एक सेक्टर की बात करें तो वो बंद हो रहा है, फिर दूसरे की तरफ जाएं तो वो बंद हो रहा है। तो ज़रा तवज्जो से, और मार्केट में ट्रेड करने के लिए वक्त बहुत अहम होता है, कौन से वक्त क्या काम करना चाहिए। फिर दूसरी बात यह कि जो हालात हैं उसमें कौन से सेक्टर परफॉर्म कर सकते हैं ये सोचिए। हर सेक्टर में घुसने की ज़रूरत नहीं है। 400 पॉइंट मार्केट प्लस होती है किसी दिन, सब भूल जाते हैं, हर चीज़ बाय कर रहे हैं। ना करें ऐसा यार। आपको सिलेक्टिव स्टॉक दिए जाते हैं, बताया जाता है, आप सिर्फ उन स्टॉक में रहें, और जो स्टॉक परफॉर्मिंग स्टॉक नहीं है उनको छोड़ दें। आपके पास इतनी कंपनियां, ज़रूरी है कि आप ऐसी कंपनियों में जाएं। मैं किसी कंपनी का नाम लेना नहीं चाहता, मगर यूट्यूब पे जो सवालात आते हैं, जिन कंपनियों के नाम लेके मुझसे पूछा जाता है, तो मुझे हैरत होती है कि एक से एक अच्छी कंपनी पड़ी हुई और आपको पता नहीं कहाँ से ये कंपनियां मिल जाती हैं। मुझे नहीं मालूम, आपको आपका ब्रोकर दिलाता है या आपका एजेंट आपको फ़ोन करके कहता है, मगर मैं उसको जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा। जिम्मेदारी सारी आपकी है, पैसे आपके हैं। आपको सोचना होगा कि क्या मैं अपने पैसे इस तरह के कचरा शेर में डाल सकता हूँ। बहरहाल, तो खैर बहरहाल मसला सारा ये है कि हमें जो है ये जो वज़ीर ख़ज़ाना है या हुकूमत है, वो अपना पॉलिटिकल कैपिटल बचाने के लिए मुश्किल फ़ैसले करते हुए घबरा रही है। जितनी देर होगी उतना मईशत का और आवाम का नुकसान होगा। आखिरकार करना वही है जो कहा जा रहा है, ये पीछे हट नहीं सकेंगे। चाहे PDM हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे मार्शल हो, फैसले सब ने यही करने, कोई फ़र्क नहीं है। मगर सिर्फ मसला ये है कि अपने पॉलिटिकल कैपिटल को डैमेज किस तरह करें। और दूसरा तैयार बैठा है कि उधर से उसने फैसला किया, यानी कि अगर अभी PDM कोई फैसला कर ले, PTI तैयार बैठी होगी उस पर टॉन्ट करने के लिए। PTI कोई अच्छा फैसला कर ले, अगर मुश्किल फैसला, PDM तैयार बैठी होगी कि अवाम को मार दिया, भूखा मार दिया। तो इन चक्रों में, इन झगड़ों में पड़े हुए हैं, मामलात को नहीं समझ रहे। तो बहरहाल अबव ऑल अगर मैं बात करूं कि जो सारे सूरत हाल है, इसमें पॉलिटिकल टसल जो तीनों पार्टियों के बीच में है, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है, और इकॉनमी तो एक मसला है। अच्छा, इसी हवाले से इन तमाम मसाइल को देखते हुए मुख्तलिफ़ शहरों में आप लोगों से मिलने आते हैं और आपके मामलात का हल भी तलाश करने की कोशिश करते हैं कि हम आपके सवालों के जवाब दें। तो इस महीने जनवरी में हमारा प्लान इस्लामाबाद का है, और इस्लामाबाद में आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। फ्री वर्कशॉप है ये। रजिस्ट्रेशन कराइए 0345619043 पे, और आप उसका हिस्सा बन जाइए। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी और उसके करीब के जो भी सिटीज़ हैं, अगर कोई चाहते हैं हमसे मुलाकात करना तो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। अच्छा जनाब, प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है। बात करते हैं पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट। डिज़ास्टर्स सिचुएशन, बहुत सारी बातें, बड़ा टाइम लगा दिया मैंने उन बातों में, वो तो है मालूम है। 100 इंडेक्स की सूरत हाल अच्छी नहीं है। अगला सेशन जो है मतलब जो पिछले हफ्ते मंडे के बाद जो अगला सेशन था उसने तबाही फेर दी। अब जो उसके बाद के सेशन थे उन्होंने एफर्ट तो की, मगर दे आर मोर पॉइंटिंग ऑन अ डेड कैट बाउंस के थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हुई है और कुछ ज़्यादा नहीं हुआ। अब देखना ये है कि मंडे को मार्केट कहाँ ट्रेड करती है, क्योंकि मार्केट क्लोज तो उसने कमोबेश ट्यूसडे वाले लो के करीब ही दे दिए। अब देखते हैं कि मंडे को क्या होता है, ठीक है ना। तो सूरत हाल लॉन्ग ट्रेडर के लिए स्केरी है। मैं पहले कह चुका हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिव और क्विक ट्रेडर्स होने चाहिए जिनको एग्जिट लेनी आती हो, वरना मार्केट में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ट्रेड मत करें, ठीक है जी। अच्छा आगे चले। मैं जिस तरह मैंने कहा कि मैं बिलीव करता हूँ अभी भी मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। सिर्फ बिलीव नहीं करता, स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि ये मार्केट आपको ज़बरदस्त गेंद देगी। आप ख़रीदार बनिए, अच्छे ख़रीदार कि लॉन्ग टर्म के लिए ख़रीदेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ख़रीदेंगे, सेलेक्टिव होंगे, टारगेट करेंगे, पेशेंस के साथ बाय करेंगे। फिर ये मार्केट अगर आपको 50% एंड अबव गेंद ना दे तो आप मुझसे पूछिएगा। आपके पास फोरम खुला हुआ है, जब चाहे मुझे मेरे कमेंट मेरी जो वीडियो होती है उसमें कमेंट करके मुझे याद दिला सकते हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि आपको टाइम देना होगा। इससे पहले मैं आपको 2 और 3 महीने के पोर्टफोलियो देता था। मौजूदा हालात में 2023 ज़रा परेशान कुन हो सकता है।
अच्छा जनाब, तो और मैं आपको एक्यूमुलेशन के स्टॉक ऑलरेडी दे चुका हूँ, मैं आपको बाइंग वाले सिलेक्टिव स्टॉक ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ। तो आई रिकमेंड कि बस स्प्लिट बाइंग करें, एक जगह पे पूरी बाइंग नहीं करें। प्रेशर हो रहा है मत बाय करें, रुक जाएं, 2 दिन बाद करें, जब प्रेशर टूटने लगे। जल्दी नहीं करनी है, ठीक है। और जिस तरह मैंने कहा कि मैं बहुत पुरयकीन हूँ कि मार्केट में ऐसे स्टॉक हैं जो अच्छा गेन दे सकते हैं। अब हम टेक्निकली ज़रा देख लें मार्केट को, तो 38,507 484, 38,507, 38,484, ये एक आपकी रेजिस्टेंस है। इसके नीचे नीचे अगर मार्केट मंडे को ट्रेड होती है तो मार्केट एग्जॉस्टेड है, वो चल रहा है, कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रेशर रहेगा, ठीक है। और अगर मार्केट 38,381 को तोड़ देती है फिर तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है कि यहाँ से मार्केट में न सिर्फ ये कि डिप्रेशन शुरू हो जाएगा, वॉल्यूम्स भी ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल लैकलस्टर सेंटिमेंट हो जाएंगे। फिर उसके बाद 38,235 जब टूटेगा तो मार्केट में अचानक बियर्स में एग्रीवेशन आएगी, एग्रेशन मिलेगी। तो ये एक समा बांधने की कोशिश की है मैंने इन तीनों लेवल्स की अहमियत का, जो एग्जॉस्शन के लिए पहले 38,484 के नीचे रहे तो परेशानी शुरू हो जानी चाहिए। जिनको एग्जिट लेना आता है वो एग्जिट लेना शुरू कर दें। फिर 38,381 तोड़े तो दूसरी खतरे की घंटी और 38,235 के बाद कोई घंटी नहीं बजेगी, मार्केट सीधा नीचे जा रही होगी, चाहे 600 पॉइंट जाए चाहे 800 पॉइंट जाए, ठीक है जी। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि यार आप एफर्ट्स बुल्स को कहाँ देखते हैं कि बुल्स कुछ थोड़ी बहुत एफर्ट करेंगे, तो जनाब बदकिस्मती से वो यहाँ से थोड़ा दूर है। 38,794 यानी कि तकरीबन 38,800, 38,800 का जो एरिया है, ये लेवल आपके प्रिसाइसली लेवल दिया हुआ है, माफ़ी चाहता हूँ गला मेरा ख़राब है। 38,794 778 का जो एरिया है, जब इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी तब जाके मार्केट के अंदर बेहतरी आएगी, उससे पहले कोई बेहतरी नहीं आ रही। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझेंगे, देखेंगे, फॉलो करेंगे, और अगर इन तमाम चीज़ों को समझते हुए ट्रेड करेंगे तो मुझे अल्लाह की ज़ात से बड़ी उम्मीद है कि आप कामयाब रहेंगे और कोई बड़ा नुकसान नहीं करेंगे। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अहबाब में शेयर कीजिए। कोई सवाल है ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपके तमाम कमेंट्स का जवाब जो है अपनी कमेंट वाली वीडियो में देता हूँ। इंशाल्लाह राब्ता रहेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।